हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं चीनू ठाकुर जायसवाल वेलकम करती हूँ आप सबका डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एग्जामिनेशन जो आप पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हिस्ट्री का स्पेसिफिकली, मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री मेंटर है। तो मैं आपके पेपर को इजी बनाने आई हूँ। जी हाँ, और वो कैसे हो पाएगा। अब जो कि एग्जामिनेशन एकदम सामने है, तो बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ने का टाइम तो अब नहीं रहा बिकॉज सिलेबस जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिटेल में आपको शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सिलेबस आप समझ जाएंगे। लेकिन आपको मैं ये जरूर एश्योरेंस दिलाती हूँ कि अगर आप ये सारे सेट, जो सेट 1 से लेकर सेट 10 और हो सकता है सेट 12 तक जाएगा, ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो यकीन मानिए बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये सेट नंबर 1। और आप खुद ही देख लीजिएगा ये जो क्वेश्चन है इनको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ। एक तो ये PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। दूसरा, इनके जो जितने भी ऑप्शंस है ना वो भी मैं आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाला है उसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, पहले खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2, वैदिक टेक्स्ट है एक तरफ, ठीक है। यस, इस तरफ आप देखेंगे वैदिक टेक्स्ट है, फिर संगम लिटरेचर, फिर प्राकृत एज लिंगुआ फ्रेंका और फ्रेंसिया, ठीक है, और संस्कृत एज अ स्टेट लैंग्वेज। मतलब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट की बात हो रही है जो वैदिक टेक्स्ट यानी कि वैदिक ईरा की बात हो रही है। सीधा सीधा यहाँ पे लिख देते हैं वैदिक ईरा की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा सिलेबस का क्लास अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब मैं वैदिक ईरा आपको बता रही थी तो वैदिक ईरा में दो अलग अलग टाइम जो है वो चेंज मतलब डिफरेंशिएट किए गए हैं। एक है अर्ली वैदिक ईरा और एक है लेटर वैदिक ईरा, ठीक है, लेटर वैदिक ईरा। अब ये टाइम पीरियड की बात अगर करें तो लगभग 1000 मतलब 1500 BC से स्टार्ट होकर 500 BC, और इसको कैसे बांटेंगे, 1500 से लेकर 1000 अर्ली वैदिक पीरियड और 1000 BC से लेकर 500 है लेटर वैदिक ईरा, ठीक है। अब यहाँ पर जब वैदिक टेक्स्ट का हमें पता चल गया तो हम सीधा सीधा इससे मैच कर देते हैं। चलो अब देखते हैं क्या सिर्फ एक मैच करने से सॉल्यूशन निकल पाएगा। चलो देख लेते हैं। एलिमिनेशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एलिमिनेट, ठीक है। जब भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आएगा एलिमिनेट वाली ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। टाइम बचाओ। अरे स्मार्ट वर्क जो होता है वो हार्ड वर्क दोनों मिल जाए तो आप कोई भी एग्जामिनेशन को ऐसे क्रैक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए ए का 3 से मैंने मैच किया, ए का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी एक एक से काम नहीं चलेगा। चलो संगम लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं। संगम लिटरेचर टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब साउथ का सारा लिटरेचर इंपॉर्टेंट जो एंशियंट टाइम पीरियड का लिटरेचर है वो लिखा गया है। और ये टाइम पीरियड आपका मेगालिथिक के जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि 300 से लेकर 300 BC से लेकर AD 600 तक जो टाइम पीरियड चला था, अलग अलग संगम मीट्स हुए। संगम का मतलब ही मीटिंग होता है, मिलना होता है। मतलब ये माना गया है कि इस मीटिंग में भगवान और बड़े बड़े ऋषि मुनि ऋषि ज्ञानी सब कोई यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और फर्स्ट जो आपका संगम मीटिंग था उसके बाद सेकंड मीटिंग हुआ, फिर थर्ड मीटिंग हुआ। इसको डिटेल में आपको एक छोटी सी क्लास में जरूर समझा दूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका टाइम पीरियड अब देखें, बी के साथ 1, बी के साथ 2, बी के साथ 2, बी के साथ 1, यहाँ तो मिल गया बी के साथ। वेरी गुड, देखो आगे करने की जरूरत क्या है भाई, यही तो पता चल गया। फिर भी कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में उतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ पे जरूर कर लेते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक जो लैंग्वेज, देखो ये प्राकृत हमारे भारत की एक लैंग्वेज रही है बहुत टाइम पीरियड तक। संस्कृत से भी पहले के जो बोली जाती थी वो प्राकृत भाषा ही बोली जाती थी, ठीक है। प्राकृत भाषा जो है वो कौन से टाइम पीरियड में बोली गई है, तो थर्ड जो सेंचुरी थी, 3 सेंचुरी BC में प्राकृत भाषा ही भारत में नॉर्थ एरिया में बोली जाती थी, ठीक है। और संस्कृत को राजकीय भाषा कब बनाया गया, संस्कृत ऑलरेडी भारत की बहुत पुरानी लैंग्वेज है, हमारे वेद जो है संस्कृत में ही लिखे गए। लेकिन स्टेट लैंग्वेज ये कब बनती है, ये बनती है 4th century ओनवर्ड्स। ओके, तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। बताइए क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
उम्मीद है सेशन पसंद आ रहा होगा। प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप इसका फायदा हर एग्जाम में उठाओगे। जहां जहां आपको हिस्ट्री मिलेगी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशंस में, वहां वहां आपको ये क्लासेस का फायदा होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इसमें कुछ नाम दिए हैं। एक तरफ कुछ नाम है, बट वो बुक्स की तरह नाम है। आप ध्यान से समझो, ये बुक के नाम है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं मैं उसके हिसाब से देख रही हूँ। मनुस्मृति, ठीक है। अभिजनन शकुंतलम, भगवत गीता, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भगवत गीता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है। अभिजन शकुंतलम जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया एक प्ले है। और मनुस्मृति लॉ से रिलेटेड बुक है, जो बहुत अर्ली टाइम पीरियड में लिखी गई थी। अब अगर मैं डेट्स में देखती हूँ तो 1789, 1785, 1760, 1760 और 1904 ये डेट्स आ रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि ये डेट किस चीज से कनेक्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये ट्रांसलेटेड का है, ठीक है। ये सारे टेक्स्ट जो है ट्रांसलेट कब कब हुए हैं, ये वो डेट दी गई है, ट्रांसलेशन डेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर डेट्स तो हम आराम से मैच कर लेंगे अगर हमें पता है। जैसे मनुस्मृति है, जो मनु द्वारा लिखे गए हैं, कानून की किताब कहा जाने वाला है, ये 1776 में ट्रांसलेट की गई थी। किसने ट्रांसलेट किया था? विलियम जोन्स ने। मैं नाम इसलिए भी लिख रही हूँ ना, इस बार अगर पूछा गया है डेट के बारे में तो मे बी नेक्स्ट टाइम यू विल गेट आस्क्ड अबाउट द राइटर्स की हु हैड ट्रांसलेटेड दिस टेक्स्ट, तो इसलिए वो भी मेंशन कर देते हैं। Abhijan Shakuntalam, actually it was a play which was written by Kalidasa. Now they are asking about the translation, ठीक है, कौन सी डेट में ट्रांसलेट हुआ है। तो अभिजन शकुंतलम जो है ये एक प्ले था और ये ट्रांसलेट हुआ है आपका 1789 में। कहाँ गया? ये रहा 1789 में। किसने किया है ये ट्रांसलेट? ये भी ट्रांसलेट किया है विलियम जोन्स ने, ठीक है, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट नाम आता है भगवत गीता, जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, मैं इसीलिए यहाँ पर मेंशन भी कर रही हूँ, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है जी। और बची अब ये लास्ट बुक, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे कि नाम ही बता रहा है, अर्ली टाइम पीरियड की बात है, अर्ली टाइम पीरियड के बारे में लिखा गया है। तो दिस गोज विद 1904 एंड दैट इज रिटन बाय विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ। he was the writer of this book, ठीक है। So I have matched all. So now what will be the answer? The answer is this, okay। A3B1 सॉरी, हाँ A3B1, C है 2 और D है आपका 4। तो where the answer? There is the answer, okay। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। यस, तो मिल गया आप सबको अपना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में बता रही हूँ, इन सबको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री चेंज तो नहीं हो सकती ना, तो रिपीट होंगे तो क्वेश्चन ही रिपीट होंगे। बस हो सकता है उनके जो पैटर्न है, ऑप्शन है, जैसे इस बार डेट पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांसलेट किया किसने था। सो आई हैव मेंशन ऑल द नेम्स व्हिच यू हैव सीन, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन विद द न्यू क्वेश्चन, दैट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Megasthenes wrote Indica. The Periplus of the Erythraean Sea is written in Sanskrit. Naturalist, ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक करना जरूरी है। नेचुरलिस्ट हिस्ट्री, ओके, ये किसने लिखा है? नेचुरलिस्ट, यस। नेचुरल हिस्ट्री वॉज रिटन इन ग्रीक एंड जियोग्राफिया इज रिटन इन ग्रीक। अब ये लैंग्वेज दिया गया है, ये सारा वर्ड दिया है। अब आप लोगों को बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। बताइए, फटाफट से बताइए। यस, बताइए। इसमें से आपको यही बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही है और क्या सही नहीं है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड विच इज इनकरेक्ट। मेगास्थनीज, अगर आप इनको जानते हैं मेगास्थनीज कौन था, तो आपको मालूम होगा कि सेल्यूकस निकेटर जो ग्रीक एक रूलर थे, तो वो एम्बेसडर थे एक्चुअली। जब यहाँ से सिकंदर जो है लौट जाता है और उसके बिहाफ में जो गवर्नर वो छोड़ के जाता है इंडिया का जो जीते हुए पार्ट को संभालने के लिए, उनमें से एक गवर्नर था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे उसके कोर्ट में आता है, ठीक है। अब सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी हो जाती है चंद्रगुप्त से, तो ये एम्बेसडर बनके उसके कोर्ट में आता है, काफी समय तक रहता है
और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में अपनी एक बुक इंडिका में लिखता है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ, मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ए हो जाता है सही, यानी कि ये भी हो जाता है रॉन्ग, ये भी हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चंस को जल्दी से, अगर आपको आंसर बिल्कुल भी ना आ रहे हो, कोई एक भी आ रहा हो ना, तो आप क्या करोगे, जो बाकी के दोनों आंसर्स नहीं आते उनको तुरंत आप वहां से हटा दीजिए, ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर आ जाए। अब नंबर 2 है, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इज रिटन इन संस्कृत। बताइए। अब एग्जामिनर क्या बच्चों के कभी भी मजाक उड़ा देते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये एक बुक है जो कि संस्कृत में तो लिखी ही नहीं जा सकती, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये तो मतलब पहले तो एनोनिमस ने लिखी थी, लेकिन उसके बाद इसको ट्रांसलेट भी किया गया। तो जिसने ट्रांसलेट किया गया था उनका नाम था विलियम, ठीक है, विलियम एच स्कॉफ। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन ये ट्रेडर्स के लिए बड़ी हेल्प हुई थी इस बुक से। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्रिया वाज रिटन इन ग्रीक, तो ये भी रॉन्ग है, ग्रीक में नहीं लिखा गया है, ये लिखी थी प्लानी द एल्डर ने। बच्चों, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक्स तो ऐसी हैं जो हमेशा रिपीट होती है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो। प्लानी द एल्डर ने लिखा था, और लैंग्वेज क्या था, लैंग्वेज था लैटिन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ज्योग्राफिया वो बिल्कुल ग्रीक में ही लिखी गई है, तो ए और डी आंसर हो जाता है एकदम सही। ठीक है, चलिए मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। एक तरफ है कुछ इंपॉर्टेंट नाम, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और ये सारे ही पर्सनालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हैं। बाणभट्ट, संध्याकर, बिल्हण और कलहण। ठीक है, ये नाम एकदम कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये रिपीटिव क्वेश्चन है। दूसरी तरफ दिए हुए हैं नाम जो बुक के नाम से, विक्रमांक देवचरिता, राजतरंगिणी, हर्षचरिता और रामचरिता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनको बिल्कुल मेंशन कर लीजिएगा। अब आपको बताना है कि इनके कौन से राइटर किससे जुड़े हुए हैं। संध्याकर के साथ एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, संध्याकर नंदी, ये कंप्लीट नाम है इनका। ठीक है, संध्याकर नंदी। यस, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा ये ठीक कर देते हैं। या अब बताइए कि किसके साथ क्या, आपको क्या लगता है कि ऑप्शन सही कौन सा होगा। बाणभट्ट, जो कि हर्षचरिता लिखते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन जो थे, जो कन्नौज के रूलर थे, और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब राज्यवर्धन के भाई हैं और प्रभाकर वर्धन के पुत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू रूलर रहे हैं, और काफी टाइम तक मतलब हर्षवर्धन को ही लास्ट हिंदू रूलर भी कहा जाता था। तो ये कोई भी चीज क्वेश्चन में आए तो आप उन सबके लिए रेडी होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। बाणभट्ट उनके कोर्ट पोएट थे, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, हर्षचरिता, यानी हर्ष के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में बुक। संध्याकर नंदी ने लिखी है रामचरिता। बिल्हण के द्वारा लिखे गए है इंपॉर्टेंट बुक विक्रमांक देवचरिता। ठीक है, वो विक्रमादित्य के लिए बुक उन्होंने लिखी। और कलहण ने कश्मीर का पूरा एक हिस्ट्री दिया है, जो उस समय वहां पे राजा राज करते थे, कश्मीर के जो रूलर्स थे उसके बारे में डिटेल में लिखा है राज तरंगिणी बुक में कलहण ने। ठीक है, तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाता है, ऑप्शन होता है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, कर लिया आंसर, सही लगा दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बता देना। ठीक है, और ये सारे नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि पैलोलिथिक एज आपके सिलेबस में है, तो उसको तो आपको पढ़ना ही है। लिथिक ईरा में कौन से होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट नेम आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है एसर्शन और रीजनिंग का है, और सच मानिए जो आपका पीजी एग्जामिनेशन है ना सीयूईटी का, बहुत आसान आता है। अगर आपको एक बार भी अगर ध्यान से ये सारे आप सेट अगर अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, होमो हेबिलिस मीन्स अ हैंडी और स्किलफुल मैन। क्योंकि रीजन जैसी है ना, तुरंत आप या तो बिकॉज ऐड कर लिया करो, या फिर आप क्योंकि, ठीक है, ये लगा लिया करो। होमो हेबिलिस मीन्स अ हैंडी और स्किलफुल मैन बिकॉज दिस वाज नोन सो एज ही हैड हैंड्स। अब ये देखो, ये तो मतलब एक बच्चा भी बता सकता है कि उसके हाथ थे इसलिए उसे हैंडी कहा जा सकता है। बताइए, ये हो सकता है? तो ये तो बिल्कुल मुझे रॉन्ग लग रहा है। तो यानी कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर कौन सा टॉपिक बचता है, अब सिर्फ ये बचता है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा लॉजिकली चलेंगे तो हमारा आंसर निकल चुका है। अब थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये है होमो हेबिलिस, बेचारे कितने सुंदर दिख रहे हैं।
मोस्टली मतलब 2 मिलियन ईयर्स के टाइम पीरियड में उस समय मिलने वाले जो इंसान है ये आपको मोस्टली साउथ अफ्रीका में मिलते थे, ठीक है। अब इन्हें ना हैंडी या स्किलफुल मैन कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे स्किल इनको आ चुके थे, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स बनाना, शार्प टूल्स बनाना और बहुत बढ़िया मतलब सारे काम इन्होंने करने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए थे, तो इसलिए इन्हें हैंडी कहा जा रहा था, जिसका मतलब है स्किलफुल मैन, ना कि इसलिए कि इन बेचारे के हाथ नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दिस इज वेरी इजी, थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा दिमाग से खेलना है, ये पेपर इतना टफ बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है ना। हर्षवर्धन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपीएससी लेवल तक देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन अर्ली कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना। अब यहाँ क्वेश्चन है अर्ली कैपिटल, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ऐसी क्या खास बात है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर यहाँ पे अर्ली नहीं होगा और सिर्फ कैपिटल होगा तब नाम कुछ और आएगा, और अगर अर्ली कर दिया गया तो नाम कुछ और आएगा, वो क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हर्षवर्धना पुष्यभूति डिनेस्टी के राजा थे, पुष्यभूति डिनेस्टी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है इनका डिनेस्टी। 606 से 647 common era that dynasty was established, okay, and the important ruler were Harshvardhana and Prabhakar Vardhana. Prabhakar Vardhana was his father. अब यहाँ पर पूछा गया है उसका अर्ली कैपिटल। अब कैपिटल में कंफ्यूजन क्या है वो भी समझ लीजिए, दो कैपिटल है, ठीक है, टू कैपिटल्स। इफ दे आस्किंग अबाउट द अर्ली कैपिटल द आंसर वुड बी थानेश्वर, ओके। मे बी अगर क्वेश्चन में थानेश्वर नहीं हुआ तो फिर उसमें होगा पुष्य कलावती, पुष्य कलावती, ओके। दिस इज द अनदर नेम ऑफ दिस प्लेस, पुष्य कलावती, ओके। So the answer would be, definitely the answer would be Thaneshwar, because they were asking about the early, not the capital of Harshvardhana, but they are asking the early capital of the Harshvardhana. Okay, चलिए we'll move on the next question. ये क्वेश्चन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि कुछ न्यू क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें नंदा एक्सरसाइज्ड पावर ओवर कलिंगा। ये मेंशन है कि नंदास ने एक टाइम पर कलिंगा में पावर स्टैब्लिश की थी, यानी कि पावर को अंडर कंट्रोल लिया था। ऑप्शन आपके सामने आएगा, अहिल इंस्क्रिप्शन, अजंता इंस्क्रिप्शन, मथुरा इंस्क्रिप्शन एंड हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। अब एहोल की अगर हम बात करें, एहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो पुलकेशन द्वितीय का है, तो ये नहीं हो सकता। इन सबके नाम भी जरूर आप लिखते जाइए, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय सेकंड। अजंता इंस्क्रिप्शंस तो यहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता। मथुरा इंस्क्रिप्शन और हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, अगर मैं मथुरा की बात करूं तो वो कलिंगा से लिंक नहीं कर रहा है। अब हाथी गुफा की बात करूं, हाथी गुफा अभिलेख लिखने वाले कौन थे, खारवेला थे, जो एक रूलर रहे हैं वहां पर, ठीक है। अब ये कलिंगा यानी कि आज के टाइम पर जो उड़ीसा है, उस टाइम पीरियड, उस मतलब टाइम पीरियड में किसमें, इनमें से कौन से इंस्क्रिप्शन पे ये मेंशन हो सकता है कि नंदास ने कलिंगा पर रूल किया है, तो आंसर होगा मथुरा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आंसर होगा मथुरा इंस्क्रिप्शन। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक ऐसा इसलिए है, मथुरा इंस्क्रिप्शन आंसर होगा क्योंकि जो नंदा रूलर थे ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, और यहाँ पर मेंशन किया है जो खारवेला है कि वो एक रूलर थे जिन्होंने यहाँ पर एक कैनल खोदी है, और जैन एक टेम्पल थी जो वो उड़ीसा से ले गए थे, मतलब कलिंगा में लेकर गए थे, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन होता है नंदास के बारे में। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया भी था और मुझे इंटरेस्टिंग भी बहुत लगा, तो आप लोग भी इसका आंसर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेट हम लोग दोबारा करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है द ट्रांजिशन फ्रॉम न्यूलिथिक एज टू ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है। बहुत बार ये आपने क्वेश्चन मतलब न्यूलिथिक सिविलाइजेशन के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन सुने होंगे, बट यहाँ पूछा गया है वो पहले सिविलाइजेशन का नाम बताना है जो न्यूलिथिक एज से ब्रॉन्ज एज की तरफ बढ़ा, यानी पहले बार मेटल जहां पर यूज होने लगा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस और रोम। देखो ये भारत की बात क्यों कहेंगे, अगर आप लोगों को कह दिया जाएगा
इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आप तो डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, है ना। ये आपको पता है कि नहीं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इट हैज अनदर नेम ऑल्सो। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन टू, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इट्स नेम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। बट नाउ the best thing or the surprising thing that we don't have Indus, यहाँ पर हमारे पास हड़प्पा ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पर मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस और रोम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपको मैप में दिखाऊं तो देखो ये हमारा सबसे पहले फर्स्ट जो सिविलाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड की उसके बारे में मेंशन है। यहाँ आपको मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडिया और चाइना, ठीक है, चारों यहाँ पर आपको सभ्यताएं मिलती है। ये क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 6 और 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर पूछा जाए कि पहला वो बताइए जहां पर न्यूलिथिक से हम लोग कन्वर्ट होते हैं ब्रॉन्ज एज की तरफ, तो सबसे पहला नाम आएगा मेसोपोटामिया। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मेसोपोटामिया, अगर ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी जो न्यूलिथिक से ब्रॉन्ज एज की तरफ गई, तो मेसोपोटामिया। फर्स्ट सिविलाइजेशन जो कि न्यूलिथिक से सेटल्ड लाइफ की तरफ आई, तो वो भी मेसोपोटामिया ही आंसर होगा, ठीक है, हो गया। चलिए ये है आज के क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन आज सेट 1 में करेंगे, फिर करेंगे सेट 2, फिर सेट 3। और जैसे जैसे अगर आप सेशन को लाइक करते रहेंगे तो और ज्यादा एमसीक्यू हम लोग आपके साथ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज, विल मीट सून विद द नेक्स्ट सेट। ओके, बाय बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस जारी रखिएगा।